नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अस्मिता दुबे। इस बुलेटिन में आज बात होगी राज्यसभा में पीएम मोदी के भाषण की, पीएम मोदी को अन्नदाताओं के जवाब की, केंद्र सरकार पर राहुल गांधी के तंज की, बताएंगे निकाय चुनावों में कांग्रेस ने कहां दिखाया दम, और बुलेटिन के आखिर में बात निजीकरण को बढ़ावा देती सरकार की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को घेरा। कहा, राज्य के 2.5 लाख किसानों के नाम दिए, लेकिन केंद्र ने किसी को नहीं दिया एक भी पैसा। केरल से राज्यसभा में पहुंच सकते हैं कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद। 15 फरवरी को समाप्त हो रहा है आजाद की राज्यसभा सदस्यता का कार्यकाल। केरल में अप्रैल में हो सकते हैं राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव। राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं गुलाम नबी आजाद। 1178 लोगों का ब्लॉक हो सकता है ट्विटर अकाउंट। सरकार ने ट्विटर को दिया निर्देश। सरकार की दलील, ट्विटर एक मध्यस्थ है और सरकार के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य है। आदेश न मानने पर ट्विटर पर हो सकती है कार्रवाई। इंग्लैंड ने चेन्नई टेस्ट में भारत को दिया 420 रनों का टारगेट। चौथे दिन का खेल समाप्त होने के समय भारत ने 1 विकेट पर बनाए 39 रन। अंतिम दिन भारत को जीत के लिए बनाने होंगे 381 रन। दूसरी पारी में 178 रन पर आउट हो गया इंग्लैंड। शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला जारी। सेंसेक्स आज 617 अंकों की तेजी के साथ 51,349 अंक के रिकॉर्ड स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी ने भी बनाया रिकॉर्ड। 192 अंकों की तेजी के साथ 15,116 अंक पर बंद हुआ निफ्टी। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का पीएम मोदी ने सदन में जवाब दिया। पीएम मोदी ने अपने जवाब में देश के पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री से लेकर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह तक का जिक्र किया। पीएम ने किसान आंदोलन को लेकर भी जवाब दिया, साथ ही किसानों को सदन से बातचीत का निमंत्रण भी दिया। तो और क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, देखें इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा पर जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किसानों के आंदोलन से लेकर महामारी तक का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश अब आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में हर किसी का ध्यान देश की ओर कुछ करने के लिए होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संकट के वक्त में दुनिया की नजर भारत पर है। राज्यसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस और लेफ्ट को घेरने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने लाल बहादुर शास्त्री, एचडी देवेगौड़ा और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी को कृषि सुधारों को करना पड़ा तब भी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो पीछे नहीं हटे थे। तब लेफ्ट वाले कांग्रेस को अमेरिका का एजेंट बताते थे, आज वो मुझे भी गाली दे रहा है। कृषि सुधारों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने अभी भी सुधारों का विरोध नहीं किया। हमें जो अच्छा लगा वो किया, आगे भी सुधार करते रहेंगे। सदन में प्रधानमंत्री मोदी एमएसपी पर किसानों को विश्वास दिलाने की कोशिश करते नजर आए और कहा कि एमएसपी थी और है और रहेगी, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता और ना ही करेगा। प्रधानमंत्री ने उच्च सदन में कहा है कि किसानों को अपना आंदोलन खत्म करना चाहिए। सरकार उनसे बातचीत करने को तैयार है। मैं सदन में किसानों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार ने किसानों से बातचीत का रास्ता बंद नहीं किया है। इसका हल बातचीत से ही निकल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आंदोलन और आंदोलनकारियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आजकल देश में आंदोलनजीवी नाम की एक नई बिरादरी पैदा हुई है, जो वकीलों, छात्रों, मजदूरों के हर आंदोलन में नजर आती है। उनकी एक पूरी टोली है जो आंदोलनजीवी है, या आंदोलन के बिना जी नहीं सकते, आंदोलन के लिए रास्ते खोजते रहते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। देश आंदोलनजीवी लोगों से बचे। ऐसे लोग खुद का कोई आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते हैं, बल्कि दूसरों के साथ जाकर जुड़ जाते हैं। ये आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं। सदन में इसके अलावा कई और मसलों पर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर तीखा वार किया। पीएम मोदी ने कृषि बिल का पक्ष लिया और किसानों की चिंता को दूर करने की कोशिश भी की। एमएसपी जारी रखने का दावा भी पीएम ने किया, लेकिन किसानों को पीएम का ये बयान पसंद नहीं आया। राकेश टिकैत ने तो पीएम के बयान पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार के बिल में कोई कमी नहीं है तो वो संशोधन की बात क्यों कर रही है। विपक्ष ने भी पीएम के बयान पर सवाल उठाए हैं। तो क्या कहा है किसानों ने, देखें हमारी ये रिपोर्ट। सरकार राज्यसभा से लेकर गांव-गांव तक नए कृषि कानून के फायदे गिनाने में लगी है, लेकिन अन्नदाता और विपक्ष कानून के नुकसान बताते नहीं थक रहे। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत को पीएम का जवाब पसंद नहीं आया।
राकेश टिकैत ने सवाल किया कि पीएम मोदी और सरकार बताएं कि इस कानून में ऐसा क्या अच्छा है जो वो संशोधन करना चाहते हैं। टिकैत ने कहा कि हमने ये कभी नहीं कहा है कि एमएसपी नहीं थी या इस कानून में इसे समाप्त कर दिया गया है, लेकिन एमएसपी 2 राज्यों के अलावा न था, न है, न रहेगा। देश को गुमराह न करे हुक्मरान। टिकैत ने कहा कि हमने सरकार से कहा है कि एमएसपी पर एक कानून बनाया जाए। अगर ऐसा कानून बनता है तो देश के सभी किसान लाभान्वित होंगे। अभी एमएसपी पर कोई कानून नहीं है और किसानों को इस कारण उनकी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाता। कृषि बिल में सरकार 15 संशोधन करना चाहती है। पहले उन्हें निकाल लें और फिर आगे की बात भी कर ली जाएगी। टिकैत ने एमएसपी पर पीएम को उनके बयान पर ही घेर लिया तो कांग्रेस भी किसानों के समर्थन में आ गई। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज सिर्फ राजनीतिक तकरीर की, लेकिन समस्या के समाधान को लेकर कोई बात नहीं की। पीएम लिखित में एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे रहे हैं। इस बीच आज सोनीपत में किसान संगठनों ने बैठक की, जिसमें सरकार पर दबाव बनाने और आंदोलन को तेज करने की रणनीति बनाई गई। जबकि महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में रिहाना के ट्वीट के जवाब में बॉलीवुड और क्रिकेट की कई हस्तियों के ट्वीट की जांच के आदेश दिए हैं। राज्य के गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इस बात की जांच की जाएगी कि कहीं इन लोगों पर सरकार के पक्ष में ट्वीट करने के लिए दबाव तो नहीं बनाया गया था। अन्नदाता दावा कर रहे हैं कि सरकार के कृषि कानून से उनका फायदा नहीं होगा, बल्कि उद्योगपतियों का फायदा होगा। किसानों को तो इस बिल से सिर्फ नुकसान ही दिख रहा है। किसानों की बातों का समर्थन राहुल गांधी ने भी किया है। कांग्रेस सांसद ने कहा है कि बिल हो या बजट, सरकार को हर जगह अपने 3-4 उद्योगपति मित्रों की ही चिंता दिखाई दे रही है। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखें इस खास रिपोर्ट में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। राहुल ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि बजट में कुछ उद्योगपतियों का ही ध्यान रखा गया है और जवानों की पेंशन तक में कटौती की गई। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, बजट में जवानों की पेंशन में कटौती, न जवान न किसान, मोदी सरकार के लिए 3-4 उद्योगपति मित्र ही हैं भगवान। इससे पहले उन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने देश और घर दोनों का बजट बिगाड़ दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद राहुल गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया था और इस बजट को सिर्फ 1% आबादी का बजट बताया था। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि जनता के हाथ में पैसे देने की जरूरत है, सरकार लोगों के हाथ में पैसा देने के बारे में भूल गई है। मोदी सरकार की योजना भारत की संपत्तियों को अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपने की है। आपको बता दें कि आम बजट में मोदी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थाओं में हिस्सेदारी बिक्री से 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसे राहुल ने संपत्तियों को मित्रों को देने की योजना बताया था। राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। मोदी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी और कांग्रेस की सक्रियता का फायदा उसे राज्य के चुनावों में भी मिलता दिख रहा है। राजस्थान में हाल ही में 20 जिलों में 90 निकायों के लिए चुनाव हुए थे। निकाय चुनावों में कांग्रेस को सबसे ज्यादा वार्डों में सफलता मिली थी। जीत का दावा बीजेपी भी कर रही थी, लेकिन जब अध्यक्ष के चुनावों के परिणाम सामने आए तो साफ हो गया कि राज्य में गहलोत का जादू बरकरार है। तो क्या आया परिणाम, देखें हमारी ये रिपोर्ट। राजस्थान में 3035 वार्डों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस को 1197 वार्डों में जीत मिली थी। वहीं भाजपा 1140 वार्डों को जीत सकी थी, लेकिन राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष का दावा था कि कांग्रेस को 65% वार्डों में हार मिली है और जीतने वाले अधिकांश निर्दलीय उम्मीदवार कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़कर जीते हैं। इसलिए निकाय में अध्यक्ष पद के चुनावों में बीजेपी को बड़ी सफलता मिलेगी, लेकिन बीजेपी के दावों की हवा चुनाव परिणामों ने निकाल दी। 90 निकायों के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 48 सीटों पर जीत मिली है, यानी 48 निकायों में कांग्रेस का अध्यक्ष बना है, जबकि बीजेपी के हिस्से सिर्फ 37 सीटें आई हैं। कांग्रेस के समर्थन से 2 निर्दलीय भी चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं, जबकि एनसीपी और आरएलपी को 1-1 निकायों में जीत मिली है। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजस्थान की जनता ने एक बार फिर साफ कर दिया कि कांग्रेस ही उनकी पहली पसंद है। जिन 90 निकायों में चुनाव हुआ उनसे 60 पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि इस बार बीजेपी को सिर्फ 37 सीटों पर ही जीत मिली है, जबकि कांग्रेस को आधे से ज्यादा 48 सीटें मिली हैं।
निर्दलियों को जोड़ दें तो ये संख्या 50 हो जाती है। बीजेपी को अब अपनी हार स्वीकार कर लेना चाहिए। इस बार गहलोत सरकार ने हाइब्रिड पावर नियम भी इस चुनाव में लागू किया था। इस नियम के तहत कोई भी व्यक्ति बिना पार्षद का चुनाव लड़े सीधा चेयरमैन पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, लेकिन शर्त ये है कि चुनाव जीतने के बाद उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर पार्षद बनना होगा। राजस्थान में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है और नुकसान उसे बिहार में भी हो सकता है। बिहार में नीतीश सरकार के गठन को 2.5 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अब तक नीतीश कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया है। कैबिनेट विस्तार में देरी को लेकर जेडीयू और बीजेपी एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि किसके कारण नहीं हो रहा है मंत्रिमंडल का विस्तार। देखिए ये रिपोर्ट। जब से बिहार में नई सरकार का गठन हुआ है तब से अटकलों का दौर भी शुरू हो गया था कि सरकार चलेगी कब तक, क्योंकि बहुमत एक दल को नहीं गठबंधन को मिला था, जिसमें एक नहीं 4 पार्टियां शामिल थीं और एक भी पार्टी के गठबंधन छोड़ने से सरकार अल्पमत में आना तय माना जा रहा था। नीतीश कुमार सीएम बने और उनके साथ 14 मंत्रियों ने शपथ भी ले ली, लेकिन कुछ ही देर में एक मंत्री का इस्तीफा भी हो गया। इसके बाद से इंतजार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो रहा था। 2.5 महीने निकल चुका है, लेकिन अब तक सिर्फ इंतजार ही चल रहा है। जेडीयू हो या बीजेपी, जब भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सवाल किया जाता है तो यही कहा जाता है कि देरी हमारी ओर से नहीं हो रही है। यानी बीजेपी मंत्रिमंडल में देरी का आरोप जेडीयू पर लगा रही है तो जेडीयू इसके लिए बीजेपी को कारण मानती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं जेडीयू की लिस्ट तैयार है, जैसे ही बीजेपी की लिस्ट आएगी वैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। लेकिन बीजेपी का दावा है कि हमने लिस्ट सौंप दी है, जिसके बाद अब सवाल उठ रहा है कि नीतीश और बीजेपी में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। वहीं बिहार मंत्रिमंडल का बजट सत्र भी सामने है। सत्र में मंत्रियों को विभागवार विधायकों के सवालों का जवाब देना होता है, उन्हें अपने विभाग का बजट भी पेश करना होता है। लेकिन जिस तरह से इन सभी चीजों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिस तरह से कैबिनेट का विस्तार लटका है, वो ये साफ दर्शा रहा है कि जेडीयू बीजेपी गठबंधन में जैसा तालमेल दिखाने की कोशिश की जा रही है वैसा है नहीं। अंदर खाने अनेक चीजें चल रही है। समय समय पर कई बातें सामने आती रही है, जिससे दोनों दलों के बीच चल रहा खेल उजागर होता आया है, जो ये साफ दर्शा रहा है कि बिहार में कोई भी छोटे भाई की भूमिका निभाने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में आखिर और कब तक लटका रहेगा कैबिनेट का विस्तार, ये तो आने वाले समय पर ही पता चल पाएगा। बिहार में जेडीयू और बीजेपी के अपने अपने दावे हैं। दावे पश्चिम बंगाल में भी राजनीतिक दलों के अपने अपने हैं। टीएमसी और बीजेपी का दावा है कि पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार बनेगी, तो कांग्रेस और वाम दलों को भरोसा है कि राज्य की जनता उनके पक्ष में है। चुनाव से पहले कांग्रेस और वाम दलों के गठबंधन ने बीजेपी और टीएमसी को लेकर बड़ा दावा किया है। तो क्या है ये दावा, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों का ऐलान किसी भी दिन कर सकता है। बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए इस बार चुनावी प्रक्रिया छोटी हो सकती है। इसे देखते हुए राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी पूरी ताकत प्रचार अभियान में लगा रखी है। शुरुआती दौर में पश्चिम बंगाल की चुनावी लड़ाई तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच ही सिमटती नजर आ रही थी, लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे वाम दलों की रणनीति से मुकाबला त्रिकोणीय होता दिख रहा है। वाम दलों का मानना है कि ममता सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, जिसका लाभ उन्हें राज्य में नए सिरे से खड़े होने में मिल सकता है। लेकिन वाम दलों और कांग्रेस की ये उम्मीद पिछले 2 चुनावों के नतीजों से बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है। 2016 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो वो स्पष्ट दिखाते हैं कि बीजेपी कांग्रेस और वामपंथियों का सफाया कर राज्य में मुख्य विपक्षी दल बन गई है। इसके साथ ही बीजेपी ममता की मुश्किलें भी बढ़ा रही है। 2016 के चुनावों में टीएमसी को 44.91% और उसके बाद हुए लोकसभा चुनावों में 43.3% मत मिले, जबकि इन 2 चुनावों में माकपा के मत 19.75% से घटकर 6.33% रह गए। वाम गठबंधन के मतों को देखा जाए तो ये संख्या 11% के करीब पहुंच जाती है। इसी दौरान कांग्रेस के मत 12.25 से घटकर 5.67% रह गए, जबकि भाजपा 10% से बढ़कर 40.7% तक पहुंच गई। मतदाताओं का ये रुझान साफ बताता है कि भाजपा गैर तृणमूल मतों को हथियाने में कामयाब रही है। वाम दलों का मानना है कि ये चुनाव अलग है, क्योंकि इस बार ममता सरकार के खिलाफ बंगाल की जनता में नाराजगी है। नाराज मतदाता सीधे बीजेपी की तरफ नहीं जाएगा। इसका बड़ा फायदा कांग्रेस वाम दलों के गठबंधन को होगा।
क्योंकि उनका संगठन जमीन स्तर पर अभी भी मजबूत है, जिसकी बीजेपी के पास कमी है। और बुलेटिन के आखिर में बात निजीकरण को बढ़ावा देती सरकार की। देश में जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, तब से निजीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। बैंकिंग सेक्टर से लेकर रेलवे सेक्टर तक सरकार ने सब कुछ निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर ली है। केंद्र के इस फैसले से सरकारी कंपनियां खासा परेशान हैं, लेकिन मोदी सरकार अपना खजाना भरने के लिए कंपनियों को दांव पर लगा रही है। इन फैसलों से साफ होता है कि मोदी सरकार सिर्फ सत्ता पर राज करना चाहती है, देश को आगे बढ़ाना नहीं चाहती। मोदी सरकार कहती है कि हम देश का विकास करेंगे, लेकिन क्या देश का विकास केवल प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देकर ही संभव है? क्या निजीकरण के बिना सरकार खुद के दम पर देश को आगे नहीं बढ़ा सकती है? इन सवालों को जन्म मोदी सरकार के उन फैसलों ने दिया है, जिसमें वो एक के बाद एक सरकारी कंपनियों से अपनी हिस्सेदारी को बेचकर जिम्मेदारी से बच रही है। अब तक तो सरकार पर्दे के पीछे से प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देती थी, लेकिन आम बजट में सरकार ने सबके सामने कबूल कर लिया कि सरकारी खजाना भरने के लिए निजीकरण की रफ्तार को तेज करना होगा। सरकार के इसी फैसले की वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों यानी PSUs की संख्या घटाकर सिर्फ 2 दर्जन तक सीमित कर सकती है, जो 300 से भी ज्यादा है। दरअसल सरकार ने इस बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण की नई नीति पेश की है। इसके तहत नॉन कोर सेक्टर की कंपनियों का निजीकरण करने के साथ साथ घाटे वाली सरकारी कंपनियों को बंद करने की योजना है। सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि नीति आयोग के सुझाव के आधार पर केंद्रीय कैबिनेट ये तय करेगी कि सरकार के पास कितनी कंपनियां बची रहनी चाहिए। नीति आयोग को ही उन कंपनियों की पहचान करने की जिम्मेदारी दी गई है, जिनका मालिकाना हक प्राइवेट प्लेयर के हाथों बेच दिया जाएगा। बजट में साफ कहा गया है कि अब सिर्फ 4 प्रमुख कोर सेक्टर ही होंगे और इनमें अधिकतम 3 से 4 सरकारी कंपनियां ही रहेंगी। बाकी जिन क्षेत्रों में सरकारी कंपनियां काम कर रही हैं, सरकार उन्हें बेच देगी और इस तरह 2 दर्जन से भी कम कंपनियां सरकार के अधीन रहेगी। इनमें बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां शामिल है। यानी साफ है कि मोदी सरकार बैंकिंग से लेकर सभी सेक्टर्स को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी में है। अब सवाल उठता है कि क्या अब देश में सरकारी कंपनियों की जगह सब प्राइवेट कंपनियां होंगी? क्या सरकार केवल नाम की रह जाएगी? और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।